जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो का आपने जो है टॉपिक देख ही लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार ये नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं और संविधान में ये हैं कहाँ पर। तो हमारे भारत देश का जो संविधान है उसका जो भाग 4 है, तो उस भाग 4 में जो है आर्टिकल 36 से लेकर आपका जो है 51, इनके बीच में जितने भी आर्टिकल हैं यानी जितने भी अनुच्छेद हैं, सभी में जो है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, वो जानकारी दी गई है। यानी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। तो ये नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, आखिरकार इनकी जरूरत पड़ी क्यों, तो मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के अंतर्गत जो आपका मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है उससे नेक्स्ट चैप्टर आपका नीति निर्देशक तत्व का ही आता है। यानी इनको रखने का मेन उद्देश्य ये था मेरे प्यारे दोस्तों कि जो हमारे देश की जो सरकार है, ठीक है, वो इस तरीके के नियम कानून बनाए कि जो ये कुछ यहाँ पर जो है अनुच्छेदों के रूप में कुछ निर्देश दिए गए हैं, एक डायरेक्शन दी गई है नियम कानून बनाने की कि आप जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखकर, ठीक है, इन निर्देशों को ध्यान में रखकर जो यहाँ पर डायरेक्शन बताई जा रही है, एक दिशा दी जा रही है नियम कानून बनाने की, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर, निर्देशों को ध्यान में रखकर आप नियम कानून बनाइए इन फ्यूचर। ठीक है, जितने भी नियम कानून आप बनाओगे तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रखोगे, इन निर्देशों को जो संविधान में निर्देश दिए गए हैं, तो संविधान आपको वो निर्देश देगा राज्य को कि आप जो है इन चीज़ों को स्टडी करिए, पढ़िए और इनके अनुसार अपने नियम कानून वो बनाइए। ठीक है, ये मेन पर्पज है नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि नीति निर्देशक तत्व आखिरकार हैं क्या। ये वो बातें हैं जिनके आधार पर जो है सरकार नियम कानून वो तय करती है, वो बनाती है। ठीक है, मैंने मोटा मोटा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको मोटा मोटा माइंड में वो फीड हो जाए, बैठ जाए कि आखिरकार नीति निर्देशक तत्व आखिर ये संविधान में क्यों रखे गए हैं, क्यों पढ़ाए जाते हैं, इनकी क्या अहमियत है। ये चीज़ें थोड़ी सी आपके माइंड में अच्छे से थोड़ा सेट हो जाए। मैं मोटे तौर पर थोड़ा बता रहा हूँ, मोटा मोटा आइडिया, मोटा मोटी। उसके बाद में जो है बारीकी से डिटेल से हम जानेंगे अभी। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा हम वन बाय वन करके एक एक जानकारी लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए नीति निर्देशक तत्व हम हमारे जो है किस तरीके से वो आर्टिकलों में वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल है आपका 36 यानी अनुच्छेद आपका 36। तो अनुच्छेद 36 में जो है ये कहा गया है कि जो राज्य की जो डेफिनेशन है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। आप सोचोगे राज्य की डेफिनेशन, अगर जिन बच्चों ने मेरी मौलिक अधिकारों से संबंधित सभी वीडियो देखी हैं तो स्टार्टिंग की जो वीडियो है मौलिक अधिकारों से संबंधित, तो उस फर्स्ट वीडियो में ही मैंने जो बताया है, यानी आपका जो आर्टिकल 12 है यानी अनुच्छेद 12 जो है, ठीक है, अनुच्छेद जो 12 है उसको अगर आप जिन बच्चों ने स्टडी किया होगा उस वीडियो को देखा होगा, अनुच्छेद जिसमें 12 जो है उसमें मैंने जो जानकारी दी है मौलिक अधिकारों से संबंधित जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें, तो उस हमारे भारत देश के संविधान में आर्टिकल जो आपका 12 है यानी अनुच्छेद जो 12 है उसमें जो है राज्य की डेफिनेशन दी गई है। तो आर्टिकल 36 में यानी अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य की वही डेफिनेशन होगी जो आर्टिकल 12 में दी गई है। जो मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है ना, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें जो मौलिक अधिकारों का चैप्टर है उसमें जो आर्टिकल है 12 यानी अनुच्छेद जो 12 है उसमें जो राज्य की डेफिनेशन दी गई है वही डेफिनेशन मानी जाएगी राज्य की, ये बात बताएगी बस अनुच्छेद 36 में। ठीक है, आप सोच रहे हो इसमें तो राज्य की डेफिनेशन दी ही नहीं, इसमें तो ये बात बता दी। जी बिल्कुल। तो अगर आपको राज्य की डेफिनेशन जाननी है तो आपको जो अनुच्छेद वो 12 स्टडी करना पड़ेगा। आर्टिकल 37 जो है, अब इससे नेक्स्ट 36 से जो नेक्स्ट आर्टिकल आपका 37 है यानी अनुच्छेद 36 से अगला अनुच्छेद आपका 37। तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि जो ये
आपको नीति निर्देशक तत्व जो आपको बताए जा रहे हैं, अब आगे जो दिए जा रहे हैं संविधान में, इनको, इनके आधार पर जो आप किसी भी न्यायालय में वो अपील दर्ज नहीं कर सकते। ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि इस राज्य ने जो है, या किसी जो आपके जो है केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने या किसी भी जो जो आपके जो है पुलिस महकमे ने या आपका जो किसी भी जो सरकारी महकमे ने जो है इस नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग जो अपने नियम कानून नहीं बनाए, ये आप जो अपील दर्ज नहीं कर सकते किसी भी न्यायालय में। ये पहले ही बात बता दी है। तो दो बात इसलिए पहले अच्छे से क्लियर यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने समझा कि उनको अच्छे से क्लियर कर देनी चाहिए, जिससे कि आगे ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक, तो यहाँ पर अच्छे से हमें अब मालूम पड़ गया, यहाँ तक हमने जाना है कि राज कहते किसको हैं, अनुच्छेद 36 में, और अनुच्छेद आपका जो 37 में हमने जाना कि जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं जिन्हें हम जानेंगे, इनके आधार पर अगर कोई राज्य कानून नहीं बनाता है, इन्हें फॉलो नहीं करता है, तब हम जो है वो जो हमारे देश के जो नागरिक हैं वो जो न्यायालय में जाकर अपील दर्ज नहीं कर सकते, शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। संविधान इस चीज की मना करता है। ठीक है, क्लियर है ना। अब आइए एक एक करके जानते हैं यहाँ से। अब आगे जो हम चलेंगे ना, आपका जो 38 है यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके नीति निर्देशक तत्व के बारे में वो जानकारी। तो 30 जो आपका 8 है, ये लोक कल्याणकारी जो एक राज्य की जो बात कहता है, लोक कल्याणकारी होना चाहिए, यानी लोगों का जिसमें कल्याण हो। ऐसे भारत देश का जो आप जो है उसमें कानून बनाइए भारत देश में, ये राज्य को निर्देश देता है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आर्टिकल 39, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन सुलभ हों। यानी जितने भी हमारे भारत देश के जो नागरिक हैं उनको जो है सभी को जो है जिससे कि वो अपना जीवन जी सके, अपना व्यवसाय कर सके, अपने रोजमर्रा की जो है कुछ जो काम कर सकें, जिससे कि अपने वो 2 वक्त का खाना अपना जुटा सकें, अपना जीवन जी सकें अच्छे से, वो भी कुछ अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, तो उन्हें साधन उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, समान रूप से। यानी कोई जो अमीर है उसी को साधन जो है धन वगैरह और जो साधन दिए जा रहे हैं वो अपने उद्योग लगाकर जो तरक्की कर रहा है, और एक जो हमारे देश का जो गरीब तबका है या गरीब आदमी है, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें जो धन वगैरह जो है राज्य वो मुहैया नहीं करवा रहा, उन्हें जो साधन वगैरह मुहैया नहीं करवा रहा, वो नीचे के नीचे दबे हुए हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, तो सभी को समान रूप से वो साधन उपलब्ध कराए जाए, धन के और भी साधन वगैरह धन भी दिया जाए और भी साधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि वो भी अपना जो उठ सके समाज में, अपना अच्छे से जीवन जी सके। तो ये 39 के पहले में दी गई है ये जानकारी। 39 में आपकी 6 बातें बताई गई हैं। ठीक है, 6 बातें बताई गई 39 में, ये 6 खंड है। इसमें जो आपको ABCDEF इस तरीके से आप जो इनको काउंट कर लो, या फिर क ख ग इस तरीके से काउंट कर लो। ये आपका जो अनुच्छेद है ना 39 यानी आर्टिकल 39, उसमें 6 बातें बताई गई हैं। पहले मैंने अभी आपको बताई, यानी प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन सुलभ हो, वो बात मैंने अभी बता दी है। दूसरे नंबर पर जो है 39 में वो बताया गया है समाज के बीच समुदाय के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के विभाजन से समुदाय के सामूहिक हित की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। ये थोड़ी जो है एक संविधान की जो लैंग्वेज है, इससे आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। जितने भी भौतिक संसाधन हैं तो समाज में वो इस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूट हो, वो उनका वितरण हो कि वो समुदाय के सामूहिक हित की सर्वोत्तम प्राप्ति हो। यानी सभी समाज के जितने भी समूह है समाज के अंदर, उनका सबका जो है एक हित हो। ठीक है, सबका विकास हो। इस तरीके से इसका अर्थ निकल कर आता है। मोटे तौर पर अगर आपने अर्थ समझ लिया तो आप जो है किसी भी तरीके का अगर इससे संबंधित वर्ड आ जाता है, आप उसका जो अर्थ निकाल कर आराम से जो है उसका जो कैच कर लोगे और उसको जो आंसर आप दे दोगे। अर्थ नंबर 3 पे है अर्थव्यवस्था के संचालन में पूंजी और उत्पादन के साधनों का किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में संकेंद्रण न होने पाए, यानी सेंट्रलाइजेशन न हो। आप सोचोगे सेंट्रलाइजेशन मतलब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, सर जी तो थोड़ा देख के पढ़ा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँ मेरे प्यार दोस्तों कि मुझे थोड़ा अपनी जो है
जो दूसरे मैं एज ए टीचर भी जो जो जॉब करता हूँ, दूसरी जगह पढ़ाता हूँ, तो कुछ घर के काम भी करने होते हैं, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता थोड़ा सा इसको यानी रिकॉल करने का। पढ़ाता है, याद भी है, लेकिन थोड़ा सा माइंड से वो भूल जाते हैं जब उसको पढ़ते नहीं हैं, तो थोड़ा रिकॉल करने का टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए थोड़ा देख के थोड़ा बताना पड़ता है। तो टाइम थोड़ा कम है, लेकिन आपके लिए मैं जो है निकाल कर लेकर आता हूँ टाइम, जिससे कि आपको जो कम मेहनत करनी पड़े और आपको जो कंटेंट्स जो आपके पास में आपके मोबाइल में वो मिल जाए। ठीक है, आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो टाइम कम होने की वजह से थोड़ा मुझे देखना पड़ जाता है, थोड़ा इसको फेरने का मेरे पास में टाइम नहीं है इसलिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यानी साधन जो है हमारे देश के अंदर, धन है और भी साधन है, उन पर जो है कुछ लोगों का, चुनिंदा लोगों का ही जो है, एक दो लोगों का या 10-5 लोगों का ही वो कब्जा न हो, उन्हीं के हाथ में न रह जाए वो। जैसे कुछ पूंजीपति हैं या कुछ जो है जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो काफी अमीर लोग हैं, उन्हीं का ही कब्जा ना हो साधनों पर। हमारे भारत देश के जो ऐसे साधन है जो रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं या धन है, ठीक है, उस पर ही कब्जा उन पर उनका ना हो, उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो पूंजी और उत्पादन के साधनों पर यहाँ पर जोर दिया गया, पूंजी यानी धन और उत्पादन के साधन जिनसे जो है व्यवसाय वगैरह किया जाते हैं, तो इन सारी चीजों पर जो है कुछ लोगों का ही कब्जा ना हो जाए, तो इस चीज के लिए मना की गई है। तो ये चीज सेंट्रलाइजेशन कही जाती है कि सेंट्रलाइजेशन ना हो, केंद्रीकरण ना हो, से केंद्रण पर जोर दिया गया है, यानी वो सभी पे पूंजी और धन का जो है सभी को जो है वो सभी को मिले। तो तीनों इसमें यानी दोनों में जो है, दोनों पॉइंटों में एक ही बात को जो है अलग थोड़ा सा जो है एक ही चीज को जो विस्तार से बताया गया है। ठीक है, एक से दूसरा पॉइंट जो है थोड़ा विस्तार उस चीज को करने के लिए, उस चीज को अच्छे से, और जिससे कि वो अच्छे से पूंजी और साधनों का जो है ना वो सभी के पास में पहुंच सके, वो इसलिए दोनों पॉइंट वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो 1 बाय 1 करके बताए गए हैं। नंबर 4 पे है पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये तो सिंपल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि अगर एक पोस्ट है वो मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी है, उसमें जो आपकी पोस्टिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कांस्टेबल की भर्ती है, उसमें आपके 20 पद हैं और 20 पदों में जो है कुछ जो है आपके जो है वो जैसे फॉर्म भरते हैं, सभी लड़कियों ने फॉर्म भरा, लड़कों ने फॉर्म भरा, वो लड़कियों के लिए भी था, लड़कों के लिए भी था जो स्टूडेंट होते हैं, और उसमें जो है आपका जो लड़कियों का भी सिलेक्शन हुआ, कुछ होगा लड़कों का भी हुआ। तो हम जो है ये नहीं कह सकते कि अभी आप लड़की हो तो आपको तनख्वाह कम मिलेगी, क्योंकि वहां पर जो है ड्यूटी का जो टाइम है वो आपकी लड़की भी अदा कर रही है, उसको दे रही है उतना ही टाइम। ठीक है, जो वहां पर उनकी पोस्टिंग हुई है और जो काम उन्हें दिया गया है, और लड़के भी उसी ड्यूटी को निभा रहे हैं, उसी काम को कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं। ठीक है, जैसे कहीं पर जो है कांस्टेबल की यहाँ पर लगा दी ड्यूटी भाई लड़की की कि आपको यहाँ पर इतने घंटे ड्यूटी देनी है, लड़की ने ड्यूटी दी, और ऐसी कहीं पर जो है ड्यूटी जो है किसी लड़के की लगा दी, वो भी कांस्टेबल है। तो सरकार, राज्य ये नहीं कर सकता, उसको ये इजाजत नहीं देते नीति निर्देशक तत्व, ये कहते हैं कि आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा करिए कि लड़का हो या लड़की, अगर वो आपके जो है एक आपका समान कार्य करते हैं, समान काम कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग हुई है इस तरीके से, तो उनको समान वेतन दीजिए। ये नहीं कि लड़की है तो उसे कम तनख्वाह, कम सैलरी, और लड़का है तो उसे ज्यादा सैलरी, एक ही काम के लिए, सेम काम के लिए, ऐसा नहीं। नीति निर्देशक तत्व यानी ये तत्व जो है नीति निर्देशक, ये हमें निर्देश देते हैं, राज्य को निर्देश देते हैं कि आप जो है इस तरीके से नीति बनाइए जिसमें आप जो है लड़का और लड़की यानी दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात भी अच्छे समझ में आ गई होगी। तो नंबर 5 पे आर्थिक या सामाजिक आवश्यकताओं से विवश होकर किसी नागरिक को किसी ऐसे कार्य में न जाना पड़े जो उसकी आयु एवं शक्ति के अनुकूल न हो। यानी आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं से विवश होकर, जैसे धन कमाने के तौर पर कोई जो पर्सन जो है जाता है, या सामाजिक जो कुछ ऐसी उसकी स्थिति बन जाती है कि वो जो है जो अपने एक तरीके से कहे जाए कि उसकी अपनी आयु या शक्ति के अनुकूल, ठीक है, वो अपना जीवन जिए, तो ऐसी व्यवस्था करेगा जो है राज्य। ये निर्देश करते हैं कि जो ऐसा किसी को ना करना पड़े धन कमाने के लिए, या जो है वो अपने इस तरीके से अपनी जो जीविका जो कमाने के लिए जो एक जो है अपने जो उसके जो
सामर्थ्य है उसके अनुकूल उसको जाना पड़े। ठीक है, बहुत से देखा आपने होगा, जी धन की दिक्कत थी इसलिए कोई चोर बन गया जी, मजबूरी में जो है कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कुछ बटवा मार रहा है, कोई चोरी वगैरह कर रहा है, तो विवश होकर इस तरीके से लोगों को ये जो काम ना करना पड़े, तो अच्छे से वो वातावरण मुहैया करवाए राज्य, जिससे कि सभी लोग जो अच्छे से शिक्षित भी हों, अच्छा काम करें, सही जो है वो अपना जीवन जिए, वो गलत उसमें ना जाए। नंबर आपका 6 पे है, बाल दास्ता और शोषण से बालकों की रक्षा हो सके। यानी जितने भी आप देख रहे हो बच्चों को जो कारखानों में और जो है आपके मिलों वगैरह में, या फिर जो आपका जो है जो खदानें होती हैं खानों में, केमिकल फैक्ट्रियों में बच्चों को लगा देते हैं। ठीक है, और ऐसी खतरनाक जगहों पर भी जो बच्चों को लगा देते हैं, उन्हें ऐसी जो है कुछ दास्ता के तौर पर रख लेते हैं, यानी उनको जैसे कहीं से किसी ने जो है किसी बच्चे को बेच दिया और उन्होंने खरीद लिया, और उनको जो अंदर ही कहीं जो है किसी कारखाने में अंदर ग्राउंड में ही जो उनको अंदर ले गए और वहां पर उनको काम करा रहे हैं, बताए नहीं है, 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल हो जाती है, उन्होंने सूरज ही नहीं देखा, अंदर ही अंदर उनका जो काम कराते हैं उन्होंने काफी हार्ड काम लेते हैं। तो इन सब चीजों से जो है जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये एक डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं कि राज्य इस चीजों को देखे और बच्चों को जो है इस तरीके की चीजों से बचाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल 39 कंप्लीट हो जाता है। आर्टिकल 39 में एक एक कर ये 6 पॉइंट दिए गए, सभी को जो है डिटेल से 1 बाय 1 करके मैंने बताया है, और आपको जो है इनको याद कर लेना है। एक बार में तो याद नहीं होंगे, लेकिन टाइम निकाल कर इनको जो आप जो 1-2 बार रिपीट करोगे, आप राइट डाउन करोगे और फिर इनको थोड़ा सा और फेरोगे तो 1-2 बार में ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल आपका जो है 39 के बाद में हम आते हैं 40 पर। तो 39 का वैसे क्या भी है एक, यानी इसमें बाद में जोड़ा गया जो, यानी सन 76 में जो है 1976 में एक 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इसमें निःशुल्क विधिक सहायता और सबके लिए समान न्याय की बात की गई है। यानी निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। ठीक है, और समान न्याय, सभी को समान न्याय मिले, नागरिकों को, हमारे भारत देश के नागरिकों को ऐसी व्यवस्था कराए राज्य। ठीक है, तो आर्टिकल जो 40 है ये कहता है कि राज्य जो ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। यानी ग्राम पंचायतों को मजबूत करने का, उनको सुदृढ़ करने का जो है निर्देश जो देता है ये आर्टिकल आपका 40 देता है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का राज्य गठन करे, उनको जो है मजबूत करे। तो नंबर जो आपका यानी आपका आता है अनुच्छेद 41, इसके जो अनुसार इसमें जो जानकारी दी गई है वह बताया गया कि इसके अनुसार राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम पाने, शिक्षा पाने, वृद्धावस्था में पेंशन आदि पाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगा। यानी हमारे भारत देश के नागरिकों को जो है राज्य जो ऐसी व्यवस्था करेगा, हमारे भारत देश के जो नागरिक हैं उनको जो है वो काम दिलाएगा, राज्य ऐसी कोशिश करेगा जिससे कि उन्हें काम मिले, उन्हें शिक्षा भी मिले, और अगर वो बूढ़े हो जाएं, जैसे नागरिक बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उन नागरिकों यानी जो वृद्ध नागरिक हैं हमारे भारत देश के, उनको जो है पेंशन भी दिलाए। तो हर तरीके से है, यानी काम की व्यवस्था भी करे, शिक्षा की व्यवस्था भी करे राज्य, और अगर कोई नागरिक जैसे बूढ़े हो जाते हैं, जाहिर सी बात है कुछ वृद्धावस्था को पहुंचते हैं, तो उनकी पेंशन की व्यवस्था कराए, यानी उनको जो वृद्धावस्था में जो है कुछ पैसा भी मुहैया कराए जिससे कि वो अपना जीवन जी सके। ठीक है, तो इस तरीके से जो है निर्देश जो है ये आर्टिकल 41 दे रहा है राज्य को कि राज्य इस तरीके का कानून बनाए जिससे कि ये चीजें जो है जो हमारे भारत देश के आम नागरिकों को मिल सके, शिक्षा मिल सके, काम मिल सके, बुढ़ापे में जो है कुछ पैसे मिल सके राज्य द्वारा। तो आर्टिकल आपका जो है 42 ये कहता है राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय दशाओं के लिए, यानी राज्य ऐसी कोशिश करेगा कि अपनी तरफ से वो कोशिश करे। ठीक है, ये निर्देश करता है आर्टिकल 42 कि राज्य ऐसी जो है व्यवस्था करे, जो काम जो लोगों को देगा तो उस काम में ऐसी व्यवस्था करे, ऐसा काम दे जो न्याय संगत हो। यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी को यूं ऐसी फैक्ट्री में आपने लगा दिया, वहां पर केमिकल आप फैल रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है। तो न्याय संगत ऐसा माहौल, ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करे काम का जो अनुकूल हो, लोग काम कर सके, उन्हें ऐसी सहूलियत, ऐसा जो वातावरण, ऐसा पर्यावरण मुहैया करवाए। जब पर्यावरण में अगर केमिकल फैल रहा है तो उसकी देख रेख करे राज्य,
कोई लोगों को किसी चीज से परेशानी हो रही है, कहीं पर जो है, ठीक है, कपड़े पहनने से खाना सही नहीं दिया जाता, उनको काम कराया जाता, खाना सही दिया नहीं जाता, तो ऐसी सब चीजों का ध्यान रखें जिससे कि वह सही से काम कर सके। ठीक है, तो इस चीज की तरफ को ये इशारा करता है आर्टिकल आपका 42। तथा इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसमें ऐड की गई एक और बात काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी, महिला को प्रसूति काल में विशेष सहायता के लिए उपबंध करेगा राज्य। और राज्य ने करे भी काफी चीजें करी हैं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, कि जैसे कोई जो प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई महिला कहीं पर काम कर रही है, ठीक है, वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कहीं पर काम करती है, तो उन चीज़ों को देखते हुए कोई गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं कुछ वो भी जो तो राहत दे देती है, और सरकार जो संस्थाएं हैं उनमें तो सीधे सीधे तौर पर सरकार ने काफ़ी जो कदम भी उठाए हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को जो है वो छुट्टी यानी लीव दी जाती है, छुट्टी दी जाती है। ठीक है, वो महिलाएं डॉक्टर हों या टीचर हों, उनको जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको जो है छुट्टी दी जाती है, और उस छुट्टी की जो है तनख्वाह उनको मिलती है सरकार की तरफ से। ऐसा नहीं है कि अब छुट्टी दे दी जाती है उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तनख्वाह दी जाती है। तो इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए राज्य ने कुछ नियम कानून बनाए हैं, और आगे भी इन फ्यूचर जो है वो सरकार बनाएंगे ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, तो आइए अब आर्टिकल 43 आपका जानते हैं, यानी आपका अनुच्छेद जो 43 है आर्टिकल 43, इसके अनुसार राज्य कोई अधिनियम या विधि बनाकर कर्मचारियों आपका कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित करेगा। अब इसमें ये तो है कि आपने काम दे दिया, चलो उसके बाद में अच्छा वातावरण भी मुहैया करवा दिया, तो अब उनको तनख्वाह दे रहे हो तुम ना के बराबर, उनका घर ही नहीं चल पा रहा, तो आप ऐसी तनख्वाह दीजिए। इसमें 43 में ये बात कही गई है साफ साफ, ऐसी तनख्वाह दीजिए जिससे उसका घर चल सके, एक मुनासिब तनख्वाह दीजिए उनको। ठीक है ना, तो ये इसमें बात कही गई है, न्यूनतम मजदूरी यानी राज्य वो तय करे। आपका 43 का क्या भी है, इसमें आपका जो है लाभ में भागीदारी के लिए कहा गया है, यानी अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसमें भागीदारी आम नागरिकों की हो। अनुच्छेद जो आपका 44 है, इसमें कहा गया राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में, यानी राज्य जो है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, जिसे यूसीसी अब कहा जा रहा है, यानी सबके लिए एक समान कानून है। भी हमारे भारत देश का संविधान है, सबके लिए समान है, लेकिन कुछ नियम कानून जो है धर्म के आधार पर, कुछ आपके धार्मिकों के नियम कानून अलग अलग हैं, अलग अलग धर्मों के, शादी ब्याहों के। ठीक है, तो ये कुछ जो नियम कानून अलग हैं, लेकिन हमारा भारत देश का जो संविधान है सभी हमारे भारत देश के नागरिकों के लिए सभी के लिए एक जैसा है। ठीक है, किसी ने चोरी करी है हिंदू ने, उसको भी वही सजा मिलेगी, मुस्लिम ने चोरी करी है उसी को भारतीय संविधान द्वारा वही सजा मिलेगी। तो अगर किसी ईसाई ने कोई चोरी कर ली है, उसके लिए जो सजा है वो उसके लिए भी उतनी मिलेगी। ऐसा नहीं अलग धर्मों के लिए, इस धर्म के लिए अलग है, दूसरे धर्म के लिए अलग है, ऐसा नहीं, सभी धर्मों के लिए समान जो है वो आपके नियम कानून है हमारे भारत देश के संविधान में। तो इसमें यही बात की गई है कि सभी के लिए जो है राज्य कोशिश करेगा कि सभी के लिए समान कानून हो। ऐसा नहीं किसी धर्म के लिए कुछ, दूसरे धर्म के लिए कुछ, किसी पंथ के लिए कुछ, दूसरे पंथ के लिए कुछ, या उस जाति के लिए कुछ, दूसरे जाति के लिए कुछ और सजा, ऐसा नहीं, सभी के लिए समान कानून हो। तो इस चीज की तरफ ये निर्देश करता है आर्टिकल आपका 44। आइए अनुच्छेद 45 के बारे में जानते हैं। राज्य को सभी बच्चों को तब तक के लिए शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक कि बच्चा 6 साल की आयु का नहीं हो जाता। तो इसमें आपको साफ साफ मालूम पड़ रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा बच्चों की, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करेगा जब तक वो 6 साल का नहीं हो जाता। ठीक है ना, आपने देखा होगा पोलियो की दवा जो पिलाई जाती है, वो भी टीके लगाए जाते हैं बच्चों को। यहाँ तक भी जो प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज, उनको भी जो सरकार जो है मुफ्त जो है टीकाकरण जो है वो कैंप लगाकर जो उनका टीकाकरण किया जाता है राज्य द्वारा। ठीक है, और जब बच्चा जो है पैदा हो जाता है तो उस बच्चे को बाद में भी जो है टीके लगवाए जाते हैं, और जो है उसको जो है काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं, और सरकार द्वारा जो है वो पोषाहार भी दिया जाता है। ठीक है, तो एक जो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है नियम बनाए हैं। पोलियो की दवा पिलाई जाती है, और भी जो है काफ़ी जो है सरकारी द्वारा जो सहायता दी जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो नियम कानून बनाए गए हैं। अनुच्छेद जो आपका 46 है, इसके अनुसार राज्य समाज के कमजोर वर्ग, विशेषतः अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की शैक्षिक यानी शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक सम्मान की व्यवस्थाओं की पूर्ति करते हुए उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाएगा। यानी जो
राज्य ऐसी कोशिश करेगा, ऐसे नियम कानून बनाने की कोशिश करेगा जो जो उसके राज्य के अंदर है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, एससी और एसटी के जो लोग हैं उनका विकास हो सके, उन्हें शिक्षा मिल सके, समाज में उन्हें ऊंचे ऊपर उठने का दर्जा मिल सके, सामाजिक रूप से, शिक्षा के तौर पर और आर्थिक तौर पर उन्हें धन मुहैया करवाए, आर्थिक उनकी जो है आर्थिक रूप से उन्हें ताकतवर बनाए, जिससे कि वो अपना विकास कर सके, वो भी शिक्षा पा सके, वो भी अच्छा काम पा सके, ठीक है, वो भी समाज में कुछ उठकर जो जी सके। तो राज्य ऐसी कोशिश करेगा, ऐसे नियम कानून बनाएगा जिससे कि वो भी उनका भी विकास हो सके, अनुसूचित जाति जनजातियों का, यानी एससी और एसटी का, जैसा आप सुनते हो, जो उस राज्य के अंतर्गत अगर हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 47 कहता है कि इसके अनुसार, यानी अनुच्छेद 47 के अनुसार, अनुच्छेद जो 47 इसके अनुसार कि राज्य व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रबंध करेगा तथा मादक पेयों के उपभोग का प्रतिषेध करेगा। यानी जितनी भी नशीली दवाएं हैं, नशीली चीजें हैं, इनको जो है रोकने की कोशिश करेगा राज्य, ऐसे नियम कानून बनाएगा जिससे कि ये रुके, कम हो। ठीक है, क्योंकि इनसे लोगों का जो है, काफी नौजवान लोगों का भी जो है जीवन वो खत्म हो जाता है, स्टूडेंटों का भी अगर नशे में पड़ जाते हैं। ठीक है, काफी जो है आपने देखा बोल सके घर के घर बर्बाद हो जाते हैं नशे में। नशे में जो है जो लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, अपने घर वालों की भी जो जिंदगी कहीं ना कहीं वो ठप कर देते हैं। तो राज्य को ऐसी कोशिश करेगा जिससे कि लोग नशे से वो दूर रहें, नशे पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो अनुच्छेद 48 इसके अनुसार कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशु, वाहक माने जो आपके वैसे चलने वाले, जैसे चलते हैं अपने, जैसे गाड़ी वगैरह में आपने देखा होगा जो आपके बोझा वगैरह ढोते हैं, गाड़ी वगैरह ले जाते हैं, इस तरीके के कुछ पशु हैं, दुधारू पशु जो दूध देते हैं। ठीक है, आपके जो है इस तरीके के जो पशु हैं, गायों के जो बच्चे हैं, छोटे या और जानवरों के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इनको जो है इनका वध न किया जाए, छोटे बच्चों का कम हो, दुधारू पशुओं का वध ना हो, छोटे जो जानवरों के जो बच्चे हैं इनका वध ना हो, इनको कत्ल न किया जाए। ठीक है, गायों का वध न किया जाए। तो इस तरफ जो है राज्य कुछ नियम कानून आपके अपने बनाएगा, ऐसी कोशिश करेगा राज्य। तो अनुच्छेद 48 का क्या भी है, इसके अनुसार कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा। जितने भी जंगल हैं, ज्यादातर जो जंगल हैं वो कटे नहीं, ठीक है, उनका विनाश न हो, और उनमें जो जीव रहते हैं, शेर है, बाघ है, आपके कुछ ऐसे आपके जो वहाँ पर जानवर रहने वाले हैं, मोर है, काफ़ी अच्छे अच्छे जानवर हैं, ठीक है, पक्षी हैं, वो उनका संरक्षण हो, वो विलुप्त ना हो। जब जैसे अब बात है हम जंगलों को काटेंगे तो वो बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे, वो भी विलुप्त हो जाएंगे। उनका तो घर है, जैसे हम घरों में रहते हैं तो जानवरों को जो रहने के लिए घर है वो जंगल ही तो होता है, और जंगलों को हम काट दें, ठीक है, जब हम जंगलों को काट देंगे तो वो बेचारे रहेंगे कहाँ, पक्षी भी अपने विलुप्त हो जाएंगे, जानवर भी विलुप्त हो जाएंगे। तो जो राज्य को ये जो आर्टिकल निर्देश देता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कि जंगल बचे रहें, ठीक है, उनको यूं ही ना काटा जाए, और उस पर रहने वाले, वहां पर रहने वाले जो आपके जानवर हैं उनकी रक्षा हो सके। अनुच्छेद जो 49 ये कहता है कि राज्य राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारकों और स्थानों, स्मारक जो बिल्डिंग है राष्ट्रीय महत्व की, जैसे आपका ताजमहल है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, और भी काफी किले हैं, और जो आपका लोटस टेम्पल है, और भी काफी जो आपके और भी मंदिर हैं। आपने कहा हमारे भारत देश में तो काफी ज्यादा मंदिर हैं, ठीक है, हर धर्म से रिलेटेड चीजें हैं, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड भी हैं, हिंदू धर्म से रिलेटेड भी स्मारक हैं, आपके ईसाई धर्म से रिलेटेड भी चर्च वगैरह हैं, काफी ऐतिहासिक, तो कुछ ऐतिहासिक स्थान हैं, ठीक है, तो उनका जो संरक्षण करे राज्य, ये निर्देश देता है आर्टिकल कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कि इनको प्रोटेक्ट इनको मिल सके, इनको संरक्षण मिल सके, इनका विनाश न हो, ठीक है, इनको क्षति न हो, इनको नुकसान न हो, ठीक है, ये बने रहें, ऐतिहासिक चीज है हमारी। तो ये अनुच्छेद 49 में ये बात कही गई है। तो अब आता है अनुच्छेद 50, इसमें कहा गया कि राज्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथकीकरण सुनिश्चित करे। यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए, यानी न्यायपालिका जिससे कि अपना जो न्यायपालिका मतलब जितने भी हमारे देश के न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हो या आपका सुप्रीम कोर्ट हो, उच्चतम न्यायालय हो, ठीक है, या और भी अदालतें हो, ये अपना फैसला निष्पक्ष कर सकें,
ठीक है, ये अपना जो फैसला सुनाए किसी भी उस पर, जो भी इनके सामने केस आता है उस पर निष्पक्ष जो है बेधड़क होगा, जो है बिना दबाव के ये फैसला सुना सके। ठीक है, आइए जानते हैं 51 जो आपका आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51 है, उसमें जो 4 पॉइंट्स क्या क्या बताए गए, 4 बातें क्या क्या बताई गई हैं। इसमें कहा गया जो राज्य है वो विश्व शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, जिससे कि ये भी कहा गया कि हमारे भारत देश के संविधान में कि राज्य को ये निर्देश देते हैं, ये बातें बताई गई हैं कि राज्य जो है ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कि विश्व में शांति रहे, ठीक है, और विश्व की जो सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, तो यहां तक भी जो हमारे भारत देश के संविधान में ये निर्देश दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्व के रूप में ये बात कही गई है कि राज्य ऐसी कोशिश करेगा जिससे कि विश्व में शांति बनी रहे, तो इसकी तरफ ये निर्देश है। नंबर 2 यानी सेकंड में बताया गया राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा राज्य। नंबर 3 पे है राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय विधि संधि बाध्यताओं के प्रति आदर और सम्मान को बढ़ाने का, जो कहता है कि आप जो है अंतर्राष्ट्रीय जो विधि हो और संधि होती हैं उनके बीच में जो एक सम्मान जो है वो बना रहे राष्ट्र के बीच में। नंबर 4 पे है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। मध्यस्थता द्वारा मतलब अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो, जैसे 2 राष्ट्रों या 2 से ज्यादा राष्ट्रों के बीच में कोई विवाद हो गया और भारत देश को स्टैंड लेना पड़ रहा है, उसमें कोई बात कहनी पड़ रही है या जो उसे लगता है कि हाँ कहनी चाहिए, ठीक है, तो कहता है तो वो ऐसे तौर पर स्टैंड लेगा या ठीक है अपनी बात इस तरीके से कहेगा जिससे कि उन दोनों राष्ट्रों के बीच में जो है वो शांति हो। ठीक है, एक जो है एक उन राष्ट्रों के बीच में एक जो है एक ऐसा वातावरण हो जाए जो उनके बीच में जो तनाव है वो कम हो, उनमें मित्रता बढ़े, आपसी सहयोग बढ़े, इस तरीके की वो मध्यस्थता भारत देश यानी भारत के अंदर जिन्हें राज्य कहा गया ना, तो राज्य ऐसी जो है वो स्टैंड लेगा, इस तरीके की कोशिश करेगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है अच्छे से समझाने की। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल आपका जो 51 तक यानी अनुच्छेद 36 से लेकर आपका जो अनुच्छेद 51 तक, अगर कहीं से कोई डाउट्स आपका अब भी रह गया है तो आप मुझे जो है जो कमेंट्स कर देना, उस डाउट से संबंधित मैं इन फ्यूचर आपको जो है वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। कहीं कोई गलती हो गई हो मेरे प्यार दोस्तों, हो सकता है शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आप कमेंट्स कर जो है उसे बता सकते हैं, मैं उसको जो है उस त्रुटि को दूर कर जो है मैं इन फ्यूचर मैं आपको कंटेंट जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंटों, मैं आपसे रूबरू रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।